हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों कैसे हो आप सब। आज मॉर्निंग में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि भाई अगर आपका रेलवे संबंधित कोई भी डाउट्स है मेरे से पूछ लीजिए। मैं शाम को इवनिंग में एक वीडियो बनाकर आपके जो कॉमन डाउट है उनका यहाँ पर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आपके जो कॉमन डाउट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी एग्जामिनेशन के संबंध में, उनको यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका डाउट था, यार पूछा गया था रोहित गर्ग जी ने। उन्होंने पूछा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितने नंबर एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो देखिए रेलवे ग्रुप डी में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है ना, तो वहां पर जो रेलवे है वो ऑलरेडी उतने ही कैंडिडेट बुलाती है। अगर मैं 2018 की बात करूं, हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसकी बात करूं, तो रेलवे ने जितनी सीट थी उनमें केवल एक्स्ट्रा 5% कैंडिडेट को ही बुलाया था। जबकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें 10 से 15% तो ऐसे ही एब्सेंट हो जाते हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जिन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाता है ना, उनका लगभग सबका सिलेक्शन हो जाता है। बस उनका मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो सही होना चाहिए और उनके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अलग से कोई कट ऑफ जारी नहीं होती है। बस जो फिजिकल होता है, और फिजिकल और आपका डीवी होता है उसमें आपका डिफरेंट होता है। क्योंकि जब आपका फिजिकल होता है तो 3 गुना कैंडिडेट को लिए जाते हैं जितनी भी भर्तियां होती हैं बोर्ड के हिसाब से, उनके हिसाब से। तो वहां पर जो कट ऑफ होती है उसमें 5 से 6 नंबर का फर्क आ जाता है। जब पीईटी के लिए कट ऑफ निकलती है वो मान लीजिएगा 70 है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ जाएगी ना वो आपके 75 के समथिंग जाती है। अगला जो आपका डाउट है वो ये था कि सर मेरे पास ग्रुप डी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो क्या मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास जो आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आपके पास नहीं है, हार्ड कॉपी उसकी नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि उसकी जरूरत होती नहीं है। आगे यहाँ पर बोला गया कि सर मुझे बताइए मॉक में जितना स्कोर आता है एग्जाम में उतने आएगा। देखो मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट होते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। उनमें से मैंने देखा कि टेक्स्ट बुक का जो लेवल है ना काफ़ी ही शानदार है। टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्जाम, आपके जो भी आपके जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं, उनके सारे टेस्ट आपको एक साथ मिल जाते हैं। 269 रुपये में आपको उनका सब्सक्रिप्शन मिलता है। उसको आप लेना चाहो तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये मैंने जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने मेरे साथी हैं, उनसे जब मैंने पूछा है तो उन्होंने मेरे को बताया कि इसका जो लेवल है ना, एनटीपीसी का जो पेपर हो रहा है ना उससे थोड़ा हाई है। और गाइस हमको हाई लेवल की थोड़ी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी की एग्जाम है तो हम ग्रुप डी का पढ़ के जा रहे हैं। तो जो आपका जो अपना टेक्स्ट बुक है इसका लेवल बहुत ही शानदार है। तो डिपेंड करता है कि आपने किसका टेस्ट बुक ले रखा है, किसकी टेस्ट सीरीज ले रखी है। तो अगर आपके मार्क्स 70 के समथिंग आ रहे हैं तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। टेक्स्ट बुक में आ रहे हैं या किसी में भी आ रहे हैं, 70 से 80 स्कोर आ रहा है, आप बहुत टाइम है, उसको आप इंप्लीमेंट करते रहिए, अपनी जो वीकनेस है उसको सुधारते रहिए और आपका जो स्कोर है बढ़ता रहेगा। आगे यहाँ पर बात करते हैं कि सर मुझे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है, मेरी अभी कुछ भी तैयारी नहीं है, तो उसके लिए मैं कौन सी ऑनलाइन क्लासेस लूँ, कौन सा कोर्स लूँ, सर प्लीज़ बता दीजिए। तो देखिए आपके पास अभी लगभग 2.5 से 3 महीने हैं, है ना। अगर अप्रैल से एग्जाम होती है तो देखिए मेरा मानना तो यही है, अगर आपने बिल्कुल भी कोचिंग नहीं ली ना तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप कोचिंग ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। देखो मैथ रीजनिंग की जो यूथ पब्लिकेशन बुक है ना, उसको आप पढ़ लोगे ना 1 या 2 बार अच्छे से, आपकी मैथ रीजनिंग उससे कवर हो जाएगी। साइंस के लिए हमारे वीडियो देख सकते हो, और जीके और करंट अफेयर है वो आप उत्कर्ष क्लासेज हैं, गौरव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे देख सकते हो, आपकी कोई डाउट नहीं रहेगा। अगले नंबर बात करते हैं कि सर मेरा जो एनटीपीसी का पेपर था उसमें पूरा पेपर इंग्लिश में ही आया है, लैंग्वेज स्विच करने का ऑप्शन आया नहीं। तो देखो मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम इसलिए हुई है क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें जो लैंग्वेज का ऑप्शन आता है उसमें आपने सिर्फ इंग्लिश ही भरी होगी। मैं आपको बता दूं रेलवे की जो एग्जाम होती हैं तो उनमें जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको पहले ही बताना होता है कि आप किस जो आपकी लैंग्वेज उसमें एग्जाम देना चाहते हो। इंग्लिश में आपका पेपर बाय डिफॉल्ट आता है, आपको एक लैंग्वेज और सेलेक्ट करनी पड़ती है ना। वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, उनमें से आपको एक अदर सेलेक्ट करनी पड़ती है, अन्यथा आपका जो पूरा पेपर है वो आपका इंग्लिश में ही आएगा। अगर आपने आपका जो रेलवे का फॉर्म भरा है ग्रुप डी का एनटीपीसी का, अगर उसमें सिर्फ इंग्लिश ही सेलेक्ट करी है, हिंदी सेलेक्ट नहीं करी है, तो आपका पेपर पूरा इंग्लिश में ही आएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगला जो डाउट है वो ये है कि सर कुछ मोटिवेशन दीजिए। तो देखिए मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मोटिवेशन लीजिए आप अपने आप से, ठीक है। आपकी वर्तमान स्थितियाँ कैसी हैं, आपने जो सपने
लिख रखे हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है लाइफ में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर चाय के अंदर मक्खी गिर जाती है ना तो हम चाय को फेंक देते हैं, और अगर कोई हमारे पास घी का कोई गिलास है, घी के अंदर कोई मक्खी गिर जाती है ना तो हम मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। तो अपनी वैल्यू आप खुद बनाइए। जिस दिन आपकी वैल्यू आपको समझ आ जाएगी उस दिन आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। और आपको ये समझना है कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे अगर आपने जॉब ले ली, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप कैसे भी समझ लीजिए, ये जो आपकी एज है ना, आप 22 से 25, ये 20 से 25 की जो आपकी एज है ना, ये एक गोल्डन एज है। इसमें आपने अगर कामयाबी हासिल कर ली ना तो आप मान के चलिए ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक कहानी मैं आपको बता दूं कि भाई एक टीचर के पास 100 रुपए थे। उसने स्टूडेंट को दिखाया कि बताओ बच्चों कितने रुपए हैं, तो उसने बोला कि सर ये 100 रुपए का नोट है। उस टीचर ने क्या किया, उस स्टूडेंट से पूछा कि बताइए कि भाई इस 100 के नोट को कौन लेना चाहता है। तो सारे स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया कि सर मुझे चाहिए। उस टीचर ने क्या किया, उस 100 रुपए के नोट को ऐसे मरोड़ा और फिर जमीन में फेंक दिया, और फिर बोला कि बताइए अब ये नोट किसको चाहिए। तो सारे के सारे स्टूडेंट फिर बोले कि सर मुझे वो नोट चाहिए। टीचर ने फिर क्या किया, उसी 100 रुपए के नोट को अपने पैरों को तले रौंदा, मतलब ऐसी हालत कर दी, बहुत गंदा कर दिया, बिल्कुल गंदा कर दिया माटी से। फिर स्टूडेंटों से पूछा तो फिर भी स्टूडेंटों का यही जवाब था कि सर अब भी हमें वही नोट चाहिए। अगर स्टूडेंट से पूछा भाई किस किस को नोट चाहिए, तब भी सारे के सारे विद्यार्थी थे, उन्होंने क्या कहा कि सर मुझे नोट चाहिए। तो अपनी जो वैल्यू है ना उस नोट की तरह बनाइए जिसकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होगी, और वो वैल्यू आपको मिलेगी गवर्नमेंट जॉब से। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आपकी है तो आपकी हमेशा वैल्यू रहेगी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं कि सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी पूरी बना दीजिए। देखिए जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आती है, 1 महीने 2 महीने, जब तक मैं आपकी साइंस की क्लासेज है यहाँ पर कराता रहूँगा। फिजिक्स आपकी 1 क्लास और बाकी है, फिजिक्स खत्म हो गई है। बायो आपकी अभी केमिस्ट्री शुरू करेंगे और उसके बाद में बायोलॉजी शुरू करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगातार करते रहिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे यहाँ पर बात करते हैं ओनली फॉर साइंस से रिलेटेड बता दीजिए और कुछ नहीं। मैंने आपको बता दिया है, आप हमारे वीडियोस देख लीजिए और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर जो आपके यूथ पब्लिकेशन बुक है उसको पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। ठीक है, आगे यहां पर बोला गया है अगर ग्रुप डी में पीईटी के बाद कट ऑफ एंड एनटीपीसी की फाइनल में कट ऑफ क्वालिफाई होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्लियर करने के बाद मेडिकल में सी ग्रेड आता है तो कौन सी पोस्ट यहां पर मिलेगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप जो नोटिफिकेशन है ना ग्रुप डी का है ना, उसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको C1 पोस्ट मिलती है तो यहां पर आप देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट आपको दिखती है, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है, अगर आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है तो देखिए आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी। इसको आप जो आपका ग्रुप डी का जो आपका नोटिफिकेशन है उसको पेज नंबर 45 पे देख भी सकते हो। C1 पोस्ट के लिए एक तो है असिस्टेंट वर्कशॉप, दूसरा है असिस्टेंट डिपोज स्टोरेज, तीसरी जो आपको पोस्ट मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी असिस्टेंट वर्क्स आपका वर्कशॉप में, और चौथी पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये वाली पोस्ट मिलेगी। इसके अलावा असिस्टेंट TL एंड AC ये वाली पोस्ट आपको मिलेगी जो भी C1 जिनकी C1 मेडिकल स्टैंडर्ड इनको मिलता है। इसके अलावा NTPC में आपको बता दूं अगर आपने ग्रेजुएट लेवल पर फॉर्म भर रखा है, पोस्ट है एक तो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है, एक जूनियर टाइम कीपर है, ये मिलेगी। इसके अलावा अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट है, ये वाली आपको मिलेगी, और सीनियर टाइम कीपर ये वाली पोस्ट। इसके अलावा सीनियर कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी अगर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड C1 दिया जाता है तो। चलिए आगे आपका कमेंट है उसको मैं देखता हूं, आगे आपका कौन सा डाउट यहां पर है। चलिए तो अगला जो आपका डाउट है वो ये है कि सर यहां पर कि व्हाट इज द सेफ स्कोर फॉर RRB NTPC। तो देखिए RRB ग्रुप डी इन वेस्टर्न मुंबई, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपके इस संबंध में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर इस बोर्ड की कट ऑफ बता दीजिए, इस बोर्ड की कट ऑफ बता दीजिए। तो देखिए कट ऑफ हम कुछ भी नहीं बता सकते, आप ये मान के चलिए भाई प्रीवियस जो कट ऑफ गई थी ना वो लगभग उतनी ही जाएगी, क्योंकि इस साल देखिए पिछले साल की जो भर्तियां थी करोड़ों से हजारों में थी, मतलब करोड़ों फॉर्म भरे गए थे और वैकेंसी हजारों में थी, लेकिन इस साल फॉर्म करोड़ में है लेकिन भर्तियां लाखों में है। तो जो कट ऑफ है ना लगभग सेम सी रहेगी। आप किसी बोर्ड के स्टूडेंट हैं अपना टारगेट 80 रखिए, अगर आप UR के हैं 80 प्लस टारगेट रखिए, अगर आप OBC से हैं 75 के समथिंग टारगेट रखिए, SC ST के हैं आप 70 के समथिंग अपना टारगेट रखिए। ठीक है, इतनी कट ऑफ लगभग यहाँ पर जाएगी, वो हम जब कट ऑफ आएगी तो आप देख लीजिएगा लगभग इतनी जाएगी, लेकिन शोर है अपना अधिक से अधिक रखिए, अपने पास बहुत टाइम है ग्रुप डी के लिए। आगे यहाँ पर बात करते हैं कि सर मैंने यहाँ पर देखिए कैरी मिनाटी, क्या बात है सर, मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरते वक्त इंग्लिश का सेलेक्ट किया है तो क्या पेपर देते वक्त चेंज हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं होगा, इंग्लिश में ही पेपर आएगा। अभी एक स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे, वो यहाँ पर मेरे को बता रहे थे उन्होंने भी इंग्लिश ही सेलेक्ट किया था तो वहाँ पर उनको हिंदी में ऑप्शन नहीं मिला था। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ,
आगे यहाँ पर पूछ रहे हैं नीरज मालवीय पूछ रहे हैं कि बायो कहाँ से पढ़ें। तो देखिए बायो के लिए अभी आप क्या कीजिए, जो आपकी 2-3 बुक हैं, एक तो आप जो एनसीईआरटी की जो 9-10 है ना वो दोनों पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते रहिए। मेरे को टाइम मिलता है, जिसमें अभी आपकी केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपकी जो बायोलॉजी क्लास है वो भी शुरू कर दूंगा। आगे यहाँ पर आगे बोला गया है सर आपका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। जल्द ही देखिए डिवीजन अलॉटमेंट का काम चल रहा है इस टाइम पे, यानी कि आपको कौन सा डिवीजन दिया जाएगा हमको उस पर काम चल रहा है। 15-20 दिन में डिवीजन अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद में डिवीजन के ऊपर होता है कि ज्वाइनिंग कब दे। तो इसमें लगभग 1-1.5 महीने मिनिमम लग जाता है। बाकी देखते हैं गाइज, आपके सामने अनबॉक्सिंग करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर को बताएंगे पूरी डिटेल। तो आप उसके लिए स्टे ट्यून कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो। आगे आप पूछते हैं कि सर मेरा ग्रुप डी का फॉर्म भरते समय बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड गलत हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। भाई आप ज्वाइनिंग लीजिए। और रेलवे का रिफंड की आगे मैं बात करूं तो देखिए रेलवे है ना वायदे तो बड़े बड़े करता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आरआरबी जेई की जो भर्ती आई थी ना उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई, लेकिन उसका रिफंड अभी तक नहीं दिया। कि भाई 500 फीस ली थी, 400 वापस देनी थी ना, तो वहाँ पर नहीं दिए। बहुत सारे कॉमेंट आए थे रेलवे के जो स्टूडेंट हैं उनके कि सर आरआरबी जेई के अभी तक जो फीस है रिफंड नहीं हुई है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो आप टेंशन मत लीजिए। भाई 400 रुपये क्या मायने, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है ना तो 400 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ना आपका अकाउंट नंबर गलत हो गया, कोई टेंशन मत लीजिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये अकाउंट नंबर इसलिए मांगे गए थे क्योंकि आपका जो रिफंड है ना वो आएगा। आप ये टेंशन मत लीजिए, जब ज्वाइनिंग होगा ना तब आपका अलग से अकाउंट नंबर जुड़ेगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये वाले जो अकाउंट नंबर आपको मांगे गए थे वो सिर्फ आपके रिफंड के लिए कि 400 रुपये रेलवे भेजता है एग्जाम होने के बाद, उसके लिए डाले गए थे। वो भी आपके 390 रुपये आते हैं टैक्स कटने के बाद। आगे यहाँ पर बोला गया है कि सर मेरा 28 जनवरी को एनटीपीसी का एग्जाम है और मैंने रोल नंबर में एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश करा था, लेकिन हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ओनली इंग्लिश में ही देना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने मेरे को बताया है कि यहाँ पर नहीं दे सकते, केवल इंग्लिश में पेपर आया था, यहाँ पर कॉमेंट आया है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि एनटीपीसी CBT 2 के लिए अप्रोक्सीमेटली कितने मंथ का टाइम मिल सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं ALP टेक्नीशियन 2018 की बात करूं तो देखिए जब एग्जाम का रिजल्ट आया था CBT 1 का, उसके देखिए आपको लगभग 5 से 6 महीने मिल जाएंगे। यानी तो अभी CBT 1 का एग्जाम चल रहा है, आंसर की लगभग 10-15 दिन में आ जाएगी। मतलब देखिए अगर मिड मार्च में आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तो मार्च के एंड तक आपके आंसर की आ जाएगी एनटीपीसी की, और रिजल्ट शायद जून-जुलाई तक रिजल्ट अपना आ जाएगा। और हो सकता है कि दिसंबर 2021 या जनवरी से जो CBT 2 है यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। अभी फिलहाल CBT 2 के बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन देखिए 5-6 महीने तो आपको मिनिमम देता ही है रेलवे अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप मान के चलिए कि आपको इतना टाइम शायद मिल सकता है। बाकी आपको रेलवे अपडेट कोई भी देगा तो उसको मैं आपको बता दूंगा कि CBT 2 के लिए कितना टाइम मिलेगा, लेकिन आप मान के चलिए भाई आपको 4-5 महीने तो लगभग मिलेंगे, ठीक है। और एग्जाम होने के बाद ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट है और 3 महीने तो लगभग ग्रुप डी का शुरू होगा, तो आप ये मान के चलिए कि 5-6 महीने आपको मिल ही जाएंगे कुल मिलाकर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सर मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरते वक्त लैंग्वेज बंगाली सेलेक्ट किया हूं, तो अभी मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूं, तो मैं हिंदी में दे सकता हूं क्या? आपके ज़्यादा डाउट है यही आ रहे हैं। तो देखिए आप हिंदी में एग्जाम नहीं दे सकते, 2 ऑप्शन है, आप बंगाली और इंग्लिश दोनों में दे सकते हो। जब एग्जाम होगा तो इंग्लिश तो आती है, बंगाली और आपकी ऐड के होके आएगी। तो यहाँ पर एक लास्ट डाउट है, वो ये कि सर मैंने जो फॉर्म भरा था उसमें मैंने 10th प्लस ITI फॉर्म भरा है, तो सर मुझे जो पोस्ट अलॉटमेंट होगी क्या उसमें कोई डिफरेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, शुरुआत में क्या हुआ था कि जब रेलवे का फॉर्म निकला था तो उसमें क्या किया था, कुछ जो आपकी सीटें थी वो ITI वालों के लिए रिजर्व थी और बाकी कुछ सीटें थी वो आपके 10th वालों के लिए रिजर्व की गई थी। लेकिन बाद में क्या किया गया, बाद में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, तो इस वजह से क्या कर दिया भाई सारी जो वैकेंसी है वो 10th पास कर दी गई। तो मेरा जितना भी ओपिनियन है 2018 की जो भर्तियां हुई थी उसमें यही हुआ था कि भाई स्टूडेंट के पास डिग्री कोई सी भी हो, चाहे BTech हो चाहे ITI हो, उनको जो पोस्ट दी जाती है वो मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार दी जाती है। तो मेरा तो मानना यह है कि 2019 में जो वैकेंसी आई है उनमें भी ऐसा ही होगा। आपको ऐसा नहीं है कि ITI वालों को अलग पोस्ट दी जाएगी या ग्रुप आपके जो 10th पास है उनको अलग पोस्ट दी जाएगी। जितना भी होगा, जहाँ तक नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है वो यही है कि यहाँ पर आपको जो 10th वाले हैं या ITI बेसिस में सबको यहाँ पर समान ही पोस्ट मिलेगी। हो सकता है कि ITI वाले हैं जो हैं उनको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैटेगरी अनुसार अलग पोस्ट दी जाए, लेकिन जितनी भी नॉलेज है वो यही है कि आपको आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और आपका जो प्रियोरिटी है और आपके जो मार्क्स हैं उनके आधार पर यहाँ पर आपको जो आपका सीट है वो यहाँ पर अलॉटमेंट होती है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी आपका डाउट है मैं फिर से कभी आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रीम आऊँगा, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।
और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। चैनल पर आप नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का आप फ्री पास जो फ्री सब्सक्रिप्शन है उसके भी आपको मिल जाएंगे, कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं। और इनका पेड सब्सक्रिप्शन है 269 रुपये का मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। आप खेमराज कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।